अब बताओ रोल नंबर क्या है आपका। IMT 09। 09। अच्छा देखो, अभी ये है कि मैं अटेंडेंस सबकी लगा रही हूँ। जिसकी अटेंडेंस नहीं लग रही है वो एब्सेंट है, उस वजह से नहीं लग रही है। लेकिन फिर भी अगर कोई मसला होता है तो मैं देख लेती हूँ अगर पोर्टल खुलेगा। क्योंकि अगर मैं एडिटिंग भी कर रही हूँ ना, एडिटिंग भी नहीं हो रही है उसके अंदर ना, कि चलो मैं अटेंडेंस लगा दूँ आपके हैंड टू हैंड, तो उसमें एडिटिंग नहीं हो रही है। तो अगर पोर्टल खुलता है, ये आप लोगों को नजर रखनी पड़ेगी और आपके चेयरमैन से बात करनी पड़ेगी। तो आपकी अटेंडेंस कौन सी मिस है, क्यों मिस है आपकी अटेंडेंस? बस पता नहीं, मैं सबके अंदर लगाई है आपकी अटेंडेंस, लेकिन आप तो सिर्फ 4 की लगाई है बस, बाकी 6 में एबसेंट है। आपका कोई और मसला तो नहीं है, जैसे बच्चों के मसले थे रजिस्ट्रेशन वगैरह के? नहीं नहीं, अगर रजिस्ट्रेशन का मसला था तो बाकी 4 की लगती, सारी सब में जीरो होता ना फिर तो। नहीं, तो देखना पड़ेगा ना मुझे कि स्टार्ट किए या एंड किए हो। ये मसला है। चलो, उसमें इतने इशू वाली बात नहीं है, मैं फिर आपके चेयरमैन से बात करूंगी, वो खोलेंगे। आपकी 4 क्लासों की अटेंडेंस मिस है, तो 4 मैंने नहीं, नहीं 6 की लगाई। में से 4 की लगी है। आपकी टोटल की बात करूँ, ओवरऑल पूरी की? नहीं लगा हुआ? अच्छा, शुरू की 2 क्लास में अटेंडेंस नहीं लगाई ना मैंने? मिस देख लेते हैं, क्योंकि मैं सेम शुरू इशू में मेरा देखी भी, आपने अटेंडेंस तो लास्ट उसमें क्लासेस की नहीं मेरी लगी। नहीं लगाई थी अटेंडेंस। बस मेरे हाँ, आप भी सब यही आ गए इशू है। निकल के। हम्म। मैंने उबैद को मैसेज भी किया था कि आपको इन्फॉर्म कर दें वो कि मेरी अटेंडेंस नहीं लगी लास्ट क्लास की दो। उसमें मसला ये होता है कि अटेंडेंस जब लग जाती है, टाइम निकल जाता है, उसके बाद नहीं लगती, एडिट भी नहीं होता उसके अंदर। अभी देख लेंगे, कोई इसमें विदाउट इशू नहीं है। क्लास स्टार्ट। हाँ, क्लास। हाँ, अपने सारी बातें अपनी चलती हैं। और टीचर को हम तंग करते हैं क्लास में, टीचर 12 अटेंडेंस स्टार्ट लेता करो। है तो हम उसमें नहीं वो करते। अच्छा चलो, अब इसको जो है ना, थोड़ा मैं ये ओपन कर लूँ हेडिंग्स इसकी, तो फिर मैं आपको शेयर करती हूँ स्क्रीन। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अटेंडेंस का ये है कि अब जैसे ही ऑन होगा ना पोर्टल, आप लोगों को पता चल जाता है तो मुझे भी इन्फॉर्म कर देंगे, तो मैं लगा दूंगी। ठीक है। मैंने आप लोगों से कुछ कहा था लास्ट टाइम, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पढ़ा था, तो मैंने आपसे कहा था इसके अमेंडमेंट्स देखिएगा आप। आपने देखी इसके अमेंडमेंट्स? इसमें अमेंडमेंट जो है, अब तक हमने पढ़ा था ना कि 27 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। अच्छा, इन 27 को तो हम नहीं पढ़ सकते, बट इसमें से कुछ अमेंडमेंट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट पेज इसका पढ़ेंगे, जो हमारे पास है, तो फर्स्ट फेज में तो हम ये पढ़ेंगे ना कि पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब आया। ठीक है। और जो है, मतलब उसके बाद वो कितने अरसे तक रह सका और फिर क्या चीज हुई। अच्छा, दूसरा इसमें ये है कि जो इसमें स्पेशल कुछ मतलब जो खास तौर पे जो अमेंडमेंट्स की गई थी, जो चेंजेस किए गए थे, एक तो जिया उल हक के दौर में थी। ठीक है, जो कि 7 और 8 अमेंडमेंट थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी। ठीक है। और 7 और 8 अमेंडमेंट में जो बेसिकली ओवरऑल जो है वो प्रेसिडेंट का जो टाइम पीरियड था उसको बढ़ाया गया था। इस तरह से प्रेसिडेंट जो था उसके इख्तियारात में इजाफा किया गया था। और जो मेन अथॉरिटीज थी, जैसे कि गवर्नमेंट को डिसमिस करना या असेंबली को डिसमिस करना, ये इख्तियारात जो है ये सदर के पास चले गए थे। ठीक है। तो सदर या प्रेसिडेंट जो था वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसके बाद फिर जो जियाउल हक का मार्शल था उसको हटाया गया था, क्योंकि सदर के पास इख्तियारात आ गए तो मार्शल की जरूरत भी नहीं थी।
और एक क्योंकि प्रॉपर गवर्नमेंट जो थी, जो बाय इलेक्शन जो है वो इलेक्ट हुई थी, तो उसने जो है फिर ओथ लिया और उसके बाद हम्म, उसने काम शुरू किया। ठीक है। अच्छा, एट और सेवेंथ और एट अमेंडमेंट जो थी ना, अ, खासतौर पर जो एट अमेंडमेंट थी, 58(2)(b), इस तरह के जो वर्ड यूज किए जाते हैं, तो ये वाली जो अमेंडमेंट थी ये बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसकी वजह से जब ये अमेंडमेंट हुई ना, तो इसकी वजह से उसके बाद वाली जितनी भी गवर्नमेंट थी, इवन इंक्लूडिंग जो जियाउल हक के दौर में ही गवर्नमेंट बनी थी, मोहम्मद खान जुनेजो की, और उनसे लेके आगे तक अ, हम कह सकते हैं 2010 तक, इन 1985 से लेकर 2010 तक सदर के इख्तियारात में जो इजाफा हुआ ना, उससे पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा। ठीक है। क्योंकि जो भी सदर बनता था वो उन इख्तियारात का इस्तेमाल करता था, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको डिसमिस कर देता था। जैसे कि फिर बेनजीर और नवाज शरीफ की जो गवर्नमेंट थी, जो 1988 से 99 तक का टाइम पीरियड है, इसमें दो मरतबा ये दोनों प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और दोनों मरतबा ये कुछ इश्यूज की बेस पे जो है इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद फिर इमरजेंसी हमने पढ़ी थी कि मिस इमरजेंसी। जी। काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं। अभी उसका थोड़ा सा, क्योंकि हम लास्ट वाले लेक्चर का वो दे रहे हैं ना ओवरव्यू, फिर उसके बाद नए वाले लेक्चर पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। ओके मिस। लेकिन ये मैंने आपको काम दिया था और आपको काम करना ही है। अमेंडमेंट जो है हुई है उसको आप पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या, अपने पास नोट करें, पेपर में मैं दे सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, उसमें फिर ये है कि मुशर्रफ के दौर में भी देखिए, मुशर्रफ भी प्रेसिडेंट बने थे क्योंकि सदर के इख्तियारात ज्यादा थे। ठीक है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली गवर्नमेंट को डिसमिस किया जा रहा था, हालात खराब हो रहे थे, तो इसलिए इस बेस पे जब 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, तो उस गवर्नमेंट में आसिफ अली जरदारी जो थे, आपने अगर सुना हो, वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है। तो प्रेसिडेंट बनने की खास बात, मतलब इसके पीछे एक लॉजिक थी, और लॉजिक ये थी कि उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट अपने जो इजाफी इख्तियारात थे, एक्स्ट्रा अथॉरिटीज थी, उनको रिटर्न कर दिया प्राइम मिनिस्टर को। ठीक है। क्योंकि उन इख्तियारात की वजह से ही जो है वो इतने मसले मसाइल हुए, तो इतना टाइम जो है वो गवर्नमेंट डिस्टर्ब रही। ठीक है। तो ये 2010 में हुआ था, और ये 18 और 19 अमेंडमेंट थी। ठीक है। जिसमें आप 58(2)(b) का नाम सुनते हैं, तो 58(2)(b) जो है वो अम, सदर के इख्तियारात में इजाफा था, और उस 58(2)(b) को जब रिटर्न किया गया था 2010 में, आसिफ जरदारी के दौर में। ठीक है। इसके बाद फिर मुख्तलिफ बीच में अमेंडमेंट्स हुई 18-19 के बाद। अब आपने 26-27 अमेंडमेंट्स पढ़ी है ना, सुनी है। आपने उसके ऊपर सर्च करना है कि वो क्या चीज़ है। बेसिकली वो जजेस वगैरह के अपॉइंटमेंट के हवाले से है। ठीक है। 18 अमेंडमेंट भी इसी से मिलती जुलती थी, जजेस के अपॉइंटमेंट के हवाले से है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो स्टेटस है वो चेंज हुआ है, और जो हमारी आर्मी है उसके हवाले से चीजें उसमें इंक्लूड हुई हैं। तो ये 26 और 27 अमेंडमेंट आपने पढ़नी है लाजमी। ठीक है। मैं अब नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी आपसे कि आपने क्या पढ़ा, इसका मुझे रिव्यू चाहिए। जितनी अमेंडमेंट्स हुई हैं, मैंने दो तीन बताई हैं आपको, बीच में देखें, और जो 1 से 27 तक की अमेंडमेंट्स है, इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, वो निकालो, और जस्ट उसको जो है ना समझने की कोशिश करो। नहीं समझ में आता है तो मुझसे डिस्कस करो, अपनी स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको समझाऊंगी इसमें क्या लिखा हुआ है। मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि ये अमेंडमेंट्स जो है वो पेपर में आ सकती हैं, मैं कहीं से भी पूछ सकती हूँ। तो क्लास में जो डिस्कस करोगे ना, उससे क्या होगा कि आपका एक सिलेबस डिजाइन हो जाएगा कि भाई ये अमेंडमेंट्स हमने पढ़ी है, तो इन्हीं को पढ़ना है। लेकिन पढ़ोगे तो डिजाइन होगा। ठीक है। 2 मिनट के लिए मैं अपना माइक ऑफ करूंगी, मैं अपनी ये स्क्रीन शेयर करूंगी, फिर माइक ऑन करूंगी।
थोड़ा सा नेट का इशू है, नेट स्लो चल रहा है, इसलिए जो है ना डाउनलोड नहीं हो रही है, फाइल ओपन नहीं हो रही है। ठीक है, इससे पहले आपने पढ़ा है पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट पेज जो है? आवाज नहीं है किसी की, कहाँ गायब हो गए सब? नो मैम। क्यों नहीं पढ़ा? इंग्लैंड से आए हैं आप सब? यस मैम। इंग्लैंड से आए? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अंग्रेजों को पढ़ा रही हूँ पाकिस्तान की हिस्ट्री। टीचर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आएगी अभी बेटा। मैं एक्चुअली लेक्चर अपना जो है ना शेयर करना चाह रही हूँ स्क्रीन, उसके बगैर आपको समझ भी नहीं आएगा। लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। अच्छा, इसमें देखें जो हमारे पास गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल फेज है ना हमारा, ये 1947 से जो फर्स्ट फेज है हमारा वो 1947 टू 1958 है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट फेज लिखते हैं, फर्स्ट पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट फेज इन पाकिस्तान 1947 टू 1958, तो इसमें देखें स्पेशली क्या चीज स्पेशल क्या है कि आपके पास एक टाइम लाइन है। कि एक पहली चीज है कि आप फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट फेज के आगे आपके पास टाइमलाइन लिखा है कि आपने जस्ट 47 टू 58 तक की चीजों को, उसके इवेंट्स को डिस्कस करना है। ये बहुत क्लियर है। अब चाहे 47 टू 58 लिखें या फर्स्ट फेज लिखें, कोई भी लिखें, इस फर्स्ट फेज का जो नाम है वो, इसको फॉर्मेटिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो फॉर्मेटिव फेज में था, फॉर्मेशन उसका पीरियड चल रहा था। और दूसरा ये कि इसको फर्स्ट डेमोक्रेटिक पीरियड भी कहा जाता है। अच्छा, फर्स्ट डेमोक्रेटिक यानी पहला जमहूरी दौर, तो बज़ाहिर वैसे तो इसमें कोई माशाल्लाह नहीं है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट भी नहीं है। ठीक है, मतलब कोई इलेक्शन नहीं हो रहे हैं फ्रॉम 1947 टू 58। जस्ट यहाँ पे कुछ लोग हैं, एक मतलब एक के बाद एक गवर्नमेंट जो है ना वो चेंज हो रही है। इस तरह से 47 से 58 तक का टाइम है। स्पेशली फिर हम जब 56 तक पहुंचते हैं और 56 टू 58, तो ये जो 2 साल का टाइम पीरियड है ये तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फेज है। और फिर इसका मतलब ये था कि अ, अब इस फेज का रिजल्ट आना था कि एट द एंड क्या होना है। ठीक है, क्योंकि एक फॉर्मेटिव फेज एंड हुआ, देन सेकंड फेज जो है वो सेकंड कंडीशन के साथ जो है वो स्टार्ट हुआ। तो फॉर्मेटिव फेज या डेमोक्रेटिक फेज में जो है वो आपके पास, जब हम 1947 का वर्ड यूज करते हैं, इसमें अगर मेरे पास ये लेक्चर ऑन हो जाता है तो मैं आपको शेयर कर लूंगी, फिर देख लेती हूँ मैं चीजें जो शेयर हो सकती हैं। ठीक है, तो जब हम 1947 से स्टार्ट लेते हैं तो लाजमी सी बात है, सबसे पहले तो 1947 में आपके माइंड में क्या चीज आती है कि हमें क्या चीज डिस्कस करनी चाहिए या कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? क्लास, अब इसमें अगर गायब हुए और सोए तो फिर फायदा नहीं है कोई। मुझे रिप्लाई चाहिए कि फर्स्ट फेज 1947 से है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या डिस्कस करें? मैं आज सबको एब्सेंट करूंगी। मुझे क्लास पार्टिसिपेशन चाहिए। क्लास, वेयर आर यू ऑल ऑफ यू? जी मिस, वी आर प्रेजेंट। मैंने पूछा है कि हम 1947 से जब पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? मिस के पाकिस्तान कैसे बना? मिस उसकी कौन पाकिस्तान ट्यूशन? वो तो बन गया है पाकिस्तान, चले मिस पाकिस्तान कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना। ट्यूशन पढ़ेंगे?
कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे? क्या बोल रहे हो? मिस नेटवर्क का इशू है। आवाज आवाज नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ आवाज का? मिस इनिशियल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। मिस सबसे पहले हम बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड देखें, हमने जो अपना लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें हमने सबने बैकग्राउंड डिस्कस किया ना। ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि आइडियोलॉजी पाकिस्तान, यानी जो बेस थी पाकिस्तान की, वो कैसे फॉर्म हुई, कैसे हम जो है वो एक न्यू थ्योरी या एक न्यू आइडियोलॉजी जो है वो डेवलप हुई, फिर वो कन्वर्ट हुई आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान में। तो उसके बाद अब हम एक मिनट कि अब यानी इसका बैकग्राउंड हमने पढ़ लिया कि जो है वो पाकिस्तान जो था वो कैसे बना, उसका जो है वो उसने मतलब स्ट्रगल की उसके लोगों ने, उसके बाद फिर जो है वो हम पाकिस्तान की तरफ चले गए। 40 तक हम जो है वो क्लियर नहीं था कि हमने करना क्या है। 47 41 to 47 जो है वो हमें क्लियर हुआ, हमने तहरीक पाकिस्तान चलाई। और एट द एंड क्या हुआ कि फिर हमने पाकिस्तान के नाम से एक स्टेट बना ली। अच्छा, अब जब ये स्टेट बनी ना पाकिस्तान के नाम से, अभी हमने पढ़ा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें हमने ये पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट होती है उसमें जो विजन ऑफ द गवर्नमेंट होता है, यानी हुकूमत के जो मामलात होते हैं उसको विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलाया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए जब पाकिस्तान बना तो बेसिकली हमें तो अम, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान पढ़नी चाहिए कि 1947 में पाकिस्तान बन गया, 14 अगस्त 1947। बट उससे भी पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज थी, और वो चीज ये थी कि उस पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से भी पहले पाकिस्तान की जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो बनी थी। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? नो। नो मिस। नो मिस। अच्छा, इसमें कोई इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है आज। ठीक है, देख लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे पाकिस्तान की फॉर्मेशन से पहले ना, मींस के 14 अगस्त 1947 को इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से पहले ये एक बड़ा इशू था कि इस स्टेट को चलाया कैसे जाएगा। क्योंकि कोई भी स्टेट या उसका जो स्टेट का जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है बेसिकली, वो विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चल सकती। तो अभी दोनों जो स्टेट बन रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, वो इस पोजीशन में तो नहीं कि अर्ली स्टेज पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लें। तो उसके लिए फिर बात की गई, डिस्कशन हुई, तो उसमें डिसाइड किया गया कि पहला मतलब कि दोनों स्टेट जो है वो फिलहाल कुछ अरसे तक दोनों स्टेट में यानी इंडिया पाकिस्तान में जो 1935 का एक्ट था, जो कि के लास्ट जो एक्ट था 1935 का, तो क्योंकि वो ब्रिटिश इंडिया का एक्ट था। ठीक है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स लेकर आए थे इंडिया के लिए, और जो कि एक ऐसी स्टेट था जो कि अंडर कंट्रोल था ब्रिटिशर्स के, तो वो किसी भी तरह से इंडिपेंडेंट स्टेट के लिए या सॉवरेन स्टेट के लिए तो एक्सेप्टेबल नहीं था। तो फिलहाल उसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई, और कुछ अमेंडमेंट्स के बाद जो है उसको दोनों कंट्रीज में इम्प्लीमेंट कर दिया गया। लेकिन साथ में एक कंडीशन थी कि दोनों मुल्क जल्द से जल्द अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जो कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, क्योंकि इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब कि डेमोक्रेटिक स्टेट या जो भी उनका गवर्नमेंट का सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो चीजें चलेंगी। तो यही वजह थी कि जब 35 का एक्ट अमेंडमेंट के साथ अप्लाई हुआ दोनों जगह पे इंडिया पाकिस्तान में, तो उसपे जो हेड ऑफ द स्टेट थे उसके जो डेजिग्नेशन था वो गवर्नर जनरल था। ठीक है, और अब क्योंकि ने विद इन 10 ईयर्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, और कॉन्स्टिट्यूशन का काम जो है बहुत ही ज्यादा अहम था,
उसके बगैर आप स्टेट के मामलात, हुकूमती मामलात नहीं चला सकते थे। इसलिए 14 अगस्त 1947 को एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान के अनाउंसमेंट से पहले एक मिनट नजीब, के अनाउंसमेंट से पहले जो पाकिस्तान के पास कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो 10 अगस्त को जो है बनाएगी। ठीक है, इसके लिए कायदे आजम जो है वो अपनी बहन के साथ 7 अगस्त 1947 को कराची आ गए। ठीक है, 10 अगस्त को जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो उसकी अनाउंसमेंट हुई और 11 अगस्त को इसका जो इनॉग्रल सेशन था वो कंडक्ट किया गया। और कायदे आजम जो है वो इसके सदर के तौर पे जो उन्होंने सबसे पहले इसके रोस्ट्रम जो था उस पर साइन किए और अपना इनॉग्रल स्पीच जो है वो दी। जी नजीब, क्या पूछना है? मैम सवाल है कि मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी, जब पाकिस्तान ने अपनी जो कायदे आजम मना मतलब सोचा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, ये सारी कॉन्स्टिट्यूशन हर मुस्लिम ममालिक की मतलब सेम है या अलग अलग है कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो भी? नहीं, हर कंट्री का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि इनके अपने सिस्टम होते हैं, गवर्नमेंट के सिस्टम होते हैं। और जैसे पाकिस्तान ने खुद को डिक्लेयर किया ना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो जैसे तुर्की है वो नहीं लगाता इस्लामिक रिपब्लिक नाम के साथ। जैसे ईरान है, ईरान लगाता है इस्लामी जमहूरिया, इस तरह से वर्ड यूज करता है इस्लाम का। लेकिन तुर्की नहीं करता। तुर्की जो है उसने अपना जो एक मतलब कॉन्स्टिट्यूशन उसमें चीज क्लियर रखी हुई है। ठीक है इस्लामिक स्टेट, तो वो हर एक कंट्री का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि वो उसकी जरूरियात के मुताबिक उसके सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। अभी आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है थैंक यू। फिर आप देखें कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत जरूरी था, तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की 2 इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है, कानून साजी, आइन साजी, आइन बनाना। और सेकंड जो इम्पोर्टेंट इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ये कि जब तक आइन नहीं बन जाता पाकिस्तान का, उस वक्त तक जो 1935 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी हेल्प से जो है वो मुल्क में कानून साजी के अमल को जो है वो मतलब एप्लीकेबल करना, उसके जरिए से कानून साजी की जा सके। ठीक है, स्टार्ट में इसमें जो है वो 69 मेंबर्स थे, लेकिन क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज था और लोग आ रहे थे, अभी चीजें सेटल डाउन हो रही थी, तो बाद में फिर इसमें 10 मेंबर्स ऐड किए गए, तो टोटल 79 मेंबर्स इसके थे इस असेंबली के। ठीक है, और इसके बाद जो है वो फिर इस असेंबली ने अपना काम शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का। ठीक है, 1947। इसके बाद फिर 14 अगस्त 1947 को जो है वो अनाउंस किया गया कि पाकिस्तान के नाम से एक रियासत जो है वो कायम हो चुकी। चीजें होती हैं जिसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि 15 अगस्त को क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो बात ये है कि देखें, पाकिस्तान का बनना जो था ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान के नाम से कोई भी स्टेट जो है वो वर्ल्ड मैप पे मौजूद नहीं थी। ठीक है, तब पाकिस्तान के नाम से एक न्यू बॉर्न स्टेट जो है वो बनने जा रही थी, तो उसमें कुछ मतलब कुछ डिफरेंट होना चाहिए कुछ, ताकि उसको हम डिफरेंशिएट कर सकें कि एक नई चीज जो है इंट्रोड्यूस हो रही है या एक नई चीज जो है वो सामने आ रही है। ठीक है, तो इसमें हुआ ये था कि 13 अगस्त की जो मिडनाइट थी उसमें, जैसे आपने सुना होगा कि ऑल इंडिया रेडियो था, तो वहां से उन्होंने कहा कि अभी अब से कुछ देर में आप जो है कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट सुनेंगे। ठीक है, तो वो 12 बजे से पहले का टाइम था। उसके बाद फिर जब 12 बज गए तो फिर उसमें एक अनाउंसमेंट हुई कि ऑल इंडिया ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है। ठीक है, और इसके उसके साथ ही ये अनाउंसमेंट की गई कि पाकिस्तान के नाम से जब एक स्टेट जो है वो इस्टेब्लिश हो गई। अगर इस्लामिक पॉइंट व्यू से देखें तो उसमें एक आ रहा था जैसे कि रमजान का महीना था, 27वीं शब थी, इस तरह से तो बहुत ज्यादा इस चीज को इम्पोर्टेंस दी जाती है कि अल्लाह की ब्लेसिंग थी कि इस महीने में जो है वो एक मुसलमानों को एक न्यू और इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो मिल गई। ठीक है, इसीलिए जो है वो 14 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ऑफिशियली 15 अगस्त 1947 को
जो है दोनों स्टेट को, यानी इंडिया पाकिस्तान दोनों स्टेट को जो है वो अथॉरिटीज डिलीवर की गई। ठीक है। और जो लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय थे, पाकिस्तान ने उनको एज ए हेड ऑफ द स्टेट, उनका जो एक मतलब उनकी ख्वाहिश थी कि वो बनना चाहते थे इंडिया पाकिस्तान दोनों के, तो उसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो फिलहाल वो इंडिया के हेड थे, और उसके तौर पे यानी आखिरी वायसराय के तौर पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जो है वो अथॉरिटीज दोनों हिस्सों में डिलीवर की। और 15 अगस्त 1947 से ऑफिशियली जो है वो इंडिया पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने काम करना शुरू किया। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें कि फिर अभी मैंने आपसे कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो पाकिस्तान के भी सरबराह बनना चाहते थे, लेकिन जो है वो कायद आजम इस चीज के फेवर में नहीं थे। तो उसके पीछे दो रीजन थी। अच्छा, इसमें ये भी कहा जा सकता है कि लोग ये भी कह सकते हैं कि कायद आजम जो है वो क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल की थी, प्रोमिनेंट लीडर थे, तो शायद वो खुद बनना चाहते हो। ऐसा नहीं था। कायद आजम की जो लॉजिक थी उसके पीछे दो स्टेटमेंट थे। पहला ये कि कायद आजम का कहना ये था कि अगर अंग्रेजों को ही मुल्क का सरबराह बनने दिया तो उसका मतलब ये है कि फिर जो एक आजादी का तासुर है वो तो खत्म हो जाएगा, कि हम अभी भी जो है वो ब्रिटिशर्स के अंडर ही हैं। ठीक है। और दूसरी वजह ये थी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो थे ना, उनकी सिंसेरिटी के हवाले से थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के जो रिलेशन थे एज कम्पेयर टू पाकिस्तान लीडर्स, वो जवाहरलाल नेहरू और दीगर लीडर्स जो थे इंडिया के, उनके साथ बहुत अच्छे थे। तो कायद आजम को ये शुबा था, ये शक था कि वो कभी भी सिंसियरिटी के साथ जो है पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर सकते। तो इसलिए कायद आजम ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। और कहा ये जाता है कि क्योंकि जब पाकिस्तान की तरफ से इस ऑफर को रिजेक्ट किया गया तो उसको जो है वो उसी की वजह थी कि जो पॉसिबल मैप था पाकिस्तान का, और जिसमें कुछ एरियाज पाकिस्तान में शामिल थे, तो उसको जो उस मैप को जो है वो चेंज किया गया, और फिर उसको मतलब उसकी तकसीम इस तरह से कर दी गई कि वो आज तक जो है डिस्प्यूटेड जो है वो चीजें बन गई, और ये वो बेस बन गई कि जिसकी बेस पे जो है वो दोनों स्टेट्स जो है आपस में लड़ती रहती। अच्छा, इसमें हमने जब पढ़ा था, हमने इसका बैकग्राउंड पढ़ा है कि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने किस तरह से रूल किया, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट की। तो आप ये देखें कि अंग्रेज, क्योंकि हमने पढ़ा था ना कि 1940s 39 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो रही है, तो उसके बाद अंग्रेजों के लिए जो कंडीशंस थी वो हिंदुस्तान की वो सुटेबल नहीं थी, और उन्हें टाइम टू टाइम डे बाय डे इस चीज का अंदाजा हो रहा था कि वो ज्यादा अरसे तक स्टे नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब बहुत ज्यादा उनको जो है फोर्स किया गया, और उन्होंने जो है वो तकसीम का एक्सेप्ट किया कि चले हम तकसीम कर देते हैं, लेकिन वो जाते जाते भी कुछ ऐसी डिस्प्यूटेड चीजें छोड़ के गए कि जो आज तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो है झगड़े की बुनियाद है। ठीक है। जिसमें से जो प्रिंसली स्टेट थी उनका मसला था। इस तरह से जो मैप को चेंज किया गया अम, अचानक से, तो वो भी एक जो है बड़ी वजह थी कि जिसने जो है वो हालात जो है कभी भी बेहतर नहीं होने दिए। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। यस मिस। अच्छा, इसके बाद फिर देखें आपके पास इनिशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। इनिशियल प्रॉब्लम में जो है ना आप बहुत सारी चीजें डिस्कस कर सकते हैं, आपने पहले पढ़ी, जैसे कि इसमें अच्छा इनिशियल प्रॉब्लम में जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आ जाएंगे, कि जाहिर सी बात है जब लोग मतलब आप जब शिफ्ट हुए तो आपके पास एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं है, ऑफिसेज वगैरह नहीं है आपके पास, तो आपने वो सारी चीजें सेटअप जो है ना वो सेट करनी थी। तो ये एक बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए कि चीज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलप करना, जो कि 1947 से 51 तक का टाइम जो है लगा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सेट करने में। ठीक है। इसी तरह से फिर सबसे इम्पोर्टेंट इशू ये था कि जो रिफ्यूजीज आ रहे थे, रिफ्यूजीज की सेटलमेंट का मसला था कि पाकिस्तान में, क्योंकि देखें हमने पाकिस्तान में क्या डिमांड की थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज हैं उनको कंबाइन करके एक मुस्लिम स्टेट बना दें आप, जैसे सिंध, पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, यानी केपीके जो है आपका, उनको मिला के आपने
तो उनको मिला के आपने एक स्टेट तो बना ली, बट मसला ये था कि हिंदुस्तान से एक बड़ी तादाद थी मुसलमानों की जिन्होंने हिजरत की, माइग्रेशन करके माइग्रेट करके जब पाकिस्तान में आए, तब उनको सेटल करना था कि वो कौन से एरियाज में सेटल होते हैं। सिर्फ सेटल नहीं करना था, उनको उनकी बेसिक नीड्स जो थी वो भी प्रोवाइड करनी थी। तो क्योंकि पाकिस्तान से जो लोग गए उनकी तादाद कम थी और उनसे डबल तादाद जो है वो पाकिस्तान में आ रही थी। ठीक है। अच्छा, सिंध का जिक्र ज्यादा किया जाता है, बट पंजाब क्योंकि मर्ज एरिया था, जो कि पार्टीशन के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान का अम, जो पंजाब का इलाका मर्ज था, तो उसमें जो है वो उसमें भी लोग माइग्रेट करके आए, बहुत सारी फैमिलीज थी। इसी तरह से फिर कश्मीर का मसला था, उसमें भी माइग्रेशन का मसला था। सिंध में इसलिए ज्यादा नजर आती हैं चीजें क्योंकि सिंध में इसलिए हमें नजर आता है क्योंकि सिंध में उस वक्त जो है कैपिटल था पाकिस्तान का, कराची। तो कराची पाकिस्तान का फर्स्ट कैपिटल था, इसलिए कैपिटल की वजह से लोग जो है वो ज्यादातर इस कराची की तरफ आए और सिंध की तरफ आए। तो इसलिए हमें लगता है बाद में चीजें जो है वो सेट हुई, बट जो इनके इश्यूज थे वो रिजॉल्व नहीं हो सके क्योंकि फिर उसमें एथनिसिटी और इस तरह की डिफरेंट चीजें जो है वो शामिल हो गई। तो यहाँ पे रिफ्यूजीज की सेटलमेंट जो थी वो एक बड़ा मसला था जिनको सेट करना था, और उसके बाद जो है उनको बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी थी। अच्छा, एसेट्स या इकोनॉमी आप कहें, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो थी वो जाहिर सी बात है जीरो से स्टार्ट होनी थी। और जीरो से स्टार्ट जब होती ना कि जब आपको जो असेट्स आपका जो एक हिस्सा था वो प्रॉपर मिलता आपको, तो जो शेयर आपको मिलना था वो शेयर भी नहीं मिल सका। इसीलिए पाकिस्तान के लिए जो इकोनॉमिकल क्राइसिस भी थे, और जाहिर सी बात है जब इकोनॉमी में पैसा ही नहीं है तो फिर आप कैसे जो है वो उसको अ, मतलब इकोनॉमी को रन करेंगे। तो आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि बहुत से फिर जो बिजनेसमैन थे कराची के, उन्होंने जो है जो कि माइग्रेटेड थे, उन्होंने फिर अपने जो मतलब सरमाया था वो इन्वेस्ट किया पाकिस्तान की इकोनॉमी में, इंडस्ट्रीज दी, और बहुत सारी जो है वो इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वो दिए गए, और जो है फिर एक जो है डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। ठीक है। मिलिट्री के हवाले से मिलिट्री एसेट जो आपको मिले थे वो ना होने के बराबर थे। एक असला डिपो था आपके पास, तो उसको उसके साथ आपने जो है खुद को डेवलप करना था। और ये देखें, जब अब पहली वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तो उसी सोच के साथ हुई थी कि पाकिस्तान को जो कुछ दिया गया है तो वो इतना इनफ नहीं है कि वो उससे इंडिया का मुकाबला कर सके। बट 47 से और 65 तक पाकिस्तान ने खुद को इस काबिल बना लिया था कि एटलीस्ट वो खुद को डिफेंड कर सके और किसी भी मुल्क को जो है खुद पे कब्जा ना करने दे। ठीक है। तो इसमें फिर जो प्रिंसली स्टेट्स थी यानी जो आज़ाद रियासत थी, उनको खुद डिसाइड करना था कि वो किस मुल्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, इंडिया या पाकिस्तान। तो उसमें कश्मीर का मसला था, हैदराबाद दक्कन का मसला था, मुख्तलिफ मसाइल थे। ठीक है। तो ये जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी या जो इनिशियल प्रॉब्लम्स थी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सेटलमेंट के दौरान, कि इनको भी सेट डाउन करना था और उसके बाद फिर सरवाइव भी करना था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें आप कि 1949 12 मार्च 1949 को जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी करारदाद मकासद। करारदाद मकासद जो है बेसिकली ये एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट था, और इसमें जो अब फ्यूचर में कॉन्स्टिट्यूशन आपका बनना था उसके हवाले से जो है वो आपको एक फॉर्मूला जो है दिया गया था। इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि किन पॉइंट्स को उसमें शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही अच्छा, ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी पाकिस्तान की, उसमें 12 मार्च 1949 को जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, उन्होंने जो है वो इसको पेश किया था। ठीक है। और इसमें जो है वो जो है अम,
और उस कमेटी का काम ये था कि वो इन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मतलब ये पॉइंट जो है वो लोग पढ़ेंगे। जी ये जरा चैट तो देख लें। बेटा मैंने देख लिया है, इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है ना। जो फालतू लोग बैठे हैं मीटिंग में उनको अंदाजा नहीं है, जब पेपर देने बैठेंगे तो फिर ये ड्रामे की स्टोरी कॉपी के अंदर जाएगी जो ये बनाने की बात कर रहे हैं। तो मैं ऐसी फालतू चीजों को इग्नोर करती हूँ, आप भी करें प्लीज। अच्छा इसमें फिर ये है कि देखें ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इस तरह से समझ में नहीं आएंगी, आप बुक से आप पढ़ोगे। मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, मैं इसको और अच्छी तरह आपको जो है ना इसकी स्लाइड्स वगैरह बना के सेंड कर दूंगी ताकि आपको समझ में आए चीजें। ठीक है, तो इसमें देखें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के साथ जो बेसिक प्रिंसिपल कमेटी थी वो बनाई गई। ठीक है, और इसमें साथ में ये भी डिसाइड किया गया कि मतलब उस कमेटी का काम ये था कि इसमें अगर किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो उसको जो है वो उनको पॉइंट आउट किया जाएगा, उसके बाद रिजॉल्व किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है बन सके। ठीक है, तो इसमें उलमाए कराम जो थे उनको कुछ पॉइंट्स पे एतराज था तो उसको डिस्कस किया गया और उसके बाद फिर उनको रिजॉल्व करके इस पे जो है वो काम स्टार्ट हुआ। अच्छा 1949 में पाकिस्तान में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ रही है। ठीक है, क्योंकि बहुत अर्ली स्टेज था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है, काम हो रहा है। और जबकि 1949 26 जनवरी जो है वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। ठीक है, और फिर इंडिया जो बाकायदा एक रिपब्लिक बन गया।